अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पिम्स अस्पताल में पेश आने वाला वाकया अभी तक उस हवाले से जो इंक्वायरी है वो जारी है। कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर वजीर आजम की कायम करदा जो कमेटी है वो अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश करेगी। हमने ये देखा कि सेक्रेटरी हेल्थ को तो हटा दिया गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हवाले से ताहाल बहुत सारे सवालात इस वक्त हैं कि क्या वजह है आखिर कि उनको नहीं हटाया जा सका। और उनके हवाले से जो स्पेकुलेशंस कल हमने रखी भी वहाँ पर वज़रा के सामने भी कि आखिर उनका किला क्या वाकई इतना ज़्यादा मजबूत है। और फिर ख़बरें आना शुरू हो गई कि जी पूरे मुल्क के अस्पताल हैं वो उनमें जो हिफाजती इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लेना शुरू किया। क्या हम हादसे के मुंतज़िर रहते हैं कि उसके बाद ये सब कुछ होगा? आज इसके ऊपर तो बात करेंगे। फिर कुछ सियासी मामलात के अंदर भी पेशरफ्त हुई है। ख़ासकर हमने ये देखा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नए वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से आज नामजदगी हुई है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो ऐलान कर दिया गया। चूँकि बहुत सारे जो उम्मीदवारान थे वो मैदान के अंदर थे, लेकिन इफ्तिखार गिलानी जो हैं उनके नाम का कुर्रा निकला है, वो टेक्नोग्रेड सीट के ऊपर मुंतखब हुए हैं। क्या जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अपने जो नज़रियाती वर्कर्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सवाल उनका मुनासिब है? या जो बात आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की कि देखे कोई लिखा पढ़ा उसूल तो नहीं होता, सियासत के अंदर चीज़ें चलती हैं। तो एक चीज़ तो ये है। फिर हमने आज देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त जो 3 कैदियों की आई, जिसमें वो चाहते हैं कि उनका इलाज भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हो। बड़ी तेज़ी के साथ एक हफ्ते के अंदर दरखास्त दायर हुई, उस पर फैसला भी महफूज हो गया। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अब चूंकि 199 की ये रिट है तो इसके खिलाफ अगर कल को ये अपील होती है या इस फैसले को चैलेंज किया जाता है, यानी अगर उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता जो वो चाह रहे हैं, तो ये आईनी अदालत के अंदर जाएगा। क्या ये एक नया मंजरनामा बनने वाला है आने वाले दिनों के अंदर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16 सितंबर को तौहीन अदालत की दरखास्त भी लगी हुई है, गवर्नमेंट की रिव्यू पिटीशन भी लग गई है। आज उज़मा खान ने एक और दरखास्त दायर कर दी अर्ली हेयरिंग की। तो आने वाले दिनों के अंदर ये मंजरनामा जो है वो कैसा बन रहा है, इसके ऊपर बात करनी है। 3 सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और फ़ारूक शहबाज वड़ाई साहब ने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया। वड़ाई साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये जो वाकया पिम्स के अंदर पेश आया है, अगर गवर्नमेंट भी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कल मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे थे मैंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। मैंने उनसे सवाल भी किया एहतसाब का मतलब तो इस्तीफा देना होता है। ये जो कमेटी बनाई गई है कि 48 घंटे में रिपोर्ट दे देगी, ये कुछ नया नहीं है। रिपोर्ट तलब कर लेना, फलां को सस्पेंड कर देना, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये कल अगर गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, किसी को फिक्स नहीं किया जाता, तो फिर तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम कोई इस किस्म के वाकयात की रोकथाम कर पाएंगे? एक्चुअली इसका जिम्मेदार तो एक शख्स है और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर इसका मुकदमा होना चाहिए और माफी भी होनी चाहिए। कौन? तो उसका नाम है इमरान अहमद खान। नहीं, खान साहब का इससे क्या लेना देना है? पाकिस्तान का हर जुर्म उन पे नहीं डालना, वो जुर्म होना तो छड़ना है। मैंने कोई काम पाकिस्तान में जो होगा उसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है। नहीं रान साहब, देखना ये तो एक बड़ा संजीदा एक हसास मामला है। हर चीज में आप इमरान खान को ले आएंगे तो फिर बहस जो मसला है उस पर हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। और तो करेंगे क्या? आपके डिबेट करने से क्या मिल जाएगा? हाँ, आप डिबेट कर लेंगे तो क्या निकल आएगा इसमें से? क्या कोई खिलाकी तौर पे हम इतनी मजबूत कौम है कि डिबेट के नतीजे में किसी को शर्म आ जाएगी? आपका वजीर सेहत जो है वो जिस ढिठाई के साथ आगे से लोगों को पढ़ रहा था, उस मौके के ऊपर तो वैसे ही बंदे को शर्म के मारे को अपनी सरगर्दन ही झुका लेनी चाहिए थी। आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहां पे कोई चीज इखलाक हो तो कोई रद्द-ए-अमल आता है ना कि मैं कोई जिम्मेदारी कबूल कर ले और कहे कि मैं जिम्मेदार हूं जी, मैं स्टेप डाउन होता हूं। ये तो इखलाकियात की खेल है जो हमारे पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि फिर एक बंदा बैठा हुआ उस पर डाल दे, 250 मुकदमे डाले, ये भी डाल दे। चलो कम से कम मुतमईन तो होंगे ना भी किसी के खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। क्योंकि यहाँ तो कोई इस बात का, यहाँ पे बच्चों को ऑक्सीजन ना मिले, मर जाए कोई, आज तक उसके खिलाफ को कार्रवाई हुई? मुझे बता दें। ठीक। वो जो सिरिंजें लगी और सिरिंजें लगने से बच्चों में एड्स फैला, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? आज तक मुझे बता दें। दाता साहब के सामने मेल होल में क्या नाम है, मेन होल क्या, मरियम साहिबा, मेरी भी इंग्लिश खराब हो गई, उसमें वो जो बच्ची और वो गिरी, क्या वो उनके अफसरों को तरक्कियां नहीं मिल गई? आपने तो ऐलान किया था कि जी हम इसका हिसाब करेंगे। भाई ये एक ऐसा मुआशरा है
जिस मुआशरे के अंदर गरीबों के बच्चे सोख्ता लाशें उनको उठा के कही जाए ये था तुम्हारा बच्चा, ये जो जला हुआ ढेर है ये तुम्हारा बच्चा था, और वो रोते हुए बस उसे घर ले जाए, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक। आप एक मुआशरे के अंदर इंसाफ तलाश करते फिर रहे। वो जो कराची के अंदर फैक्ट्री में आग लगी थी, 450 लोग जिसके अंदर मर गए थे बल्दिया फैक्ट्री के अंदर, क्या आज तक किसी को उसमें से सजा मिली? मॉडल टाउन में लोगों को सामने सीधे गोलियां मार दी गई, क्या किसी को आज तक सजा मिली? कौन से मुआशरे की बातें कर रहे हैं कि सजा मिले, जिम्मेदारों का तयन हो? सही। आप समझते हैं वो काजी साहब ये जो बात कर रहे हैं राना साहब, वो लाहौर के वाक़े का हवाला दे रहे थे, दाता साहब के सामने वो एक बच्ची गिर गई तो कहा गया, मरियम साहिबा ने वो इजलास भी किया, लेकिन उसमें से किसी एक शख्स को भी सज़ा नहीं मिली थी, जिसको हटाया गया था वो भी हटा नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंसानी जान कहीं पे भी हो, उसका ज़िया हो तो तकलीफ़ वाला काम होता है। खुदा न खास्ता अगर यही काम जो हमारे पिम्स इस्लामाबाद में हुआ है, ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में होता, अब तक यही रद्द-ए-अमल होता, यही कुछ होता जो हमने पिछले 24 घंटों में देखा है? मुख्तलिफ अक़वाम की रूलिंग क्लास के जराइम भी थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। ठीक। मैं भी अमेरिका में रह के आया हूँ। बात और है, देखिए बात यह है कि जब ऐसा वाक़या होता है तो हम सीख पाओ के बाहर आ जाते हैं। ठीक। मुझे ये बताएं, मैं आपके सामने चंद फिगर रखता हूँ। पाकिस्तान में जो आपका हेल्थ का बजट है वो 0.9% है। अफगानिस्तान का बजट इससे 15 गुना ज्यादा है। ठीक। खित्ते में सबसे कम है। मुझे ये बताएं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, पाकिस्तान में 3,22,000 क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और 6 से 9 लाख अताई हैं। पाकिस्तान में आईपीपीज में हमारे गले काट रहे हैं जी सब। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बेशमूल पीटीआई, पीपीपी और सारे, किसी ने कहा कि हम इनके मुआहदे खोलते हैं और हम इशराफिया को हाथ डालते हैं? अभी कुछ दिन पहले क्लर्क्स बाहर निकले और आपके जो वजीर दाखिला थे शेख रशीद साहब, मार मार के बुरकस निकाल दिया आपने। यही पीपल्स पार्टी भी करती है, यही मुस्लिम लीग नून भी करती है। मुझे ये बताएं, क्या जो अवाम के रियल इश्यूज हैं, माशरजाओं को छोड़ दें, डिक्टेटरों को छोड़ दें यार, वो तो हमारे कुछ नहीं लगते ना। हमारे तो प्यारे लीडर ये हैं। मुझे ये बताएं, ये आपके जो मुआहदे हुए 1992 के, 2002 के, 2016 के, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खोला? पीटीआई ने कहा जी कि हम ऑडिट करा रहे हैं, वेरी गुड, 1 लाख की, उस वक्त तो 130 बिलियन नहीं था, कम था। ये कर्जा कौन खा गया? पीटीआई के दौर में रज़ाक दाऊद के आईपीपी को ठेका एक्सटेंड किया गया। सही। मैं ये खास तौर पर कह रहा हूं, पीटीआई के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई उसे कोई कंडोल नहीं कर सकता। ठीक। मगर ये सब इशराफिया की पार्टी है, मेरी कोई पार्टी नहीं है इनमें। इनके मंशूर खोल के देखें, यानी यहां हम ट्रिलियंस ऑफ रुपीज हमसे निचोड़ के निकालते हैं। ये हेल्थ पे क्या खर्च करते हैं आप हमारे? जो आपके अस्पताल थे, जो आपके सरकारी अस्पताल थे, सपोज टू प्रोवाइड फ्री ऑफ अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 38D, वहां पे मुझे बताएं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी पावर में आई वो कहे कि ये जो सरकारी अस्पतालों में हड्डियां खुली हुई हैं। मैं जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो मैं गया, उन्होंने कहा जी प्राइवेट वार्ड च आ जाओ। सर मैं को प्राइवेट केड़ा हुंदा होए, मैं तो सरकारी अस्पताल च। उन्होंने कहा नहीं सर इधर भी प्राइवेट वार्ड होता है, इतना भी जिंदा रहने का हक नहीं है जिदे जेब विच माल है। इस जराइम में ये सब पार्टियां शामिल है। हाँ, अब ऊपर इक़्तिदार पे तुम्हारी लड़ाई है, तुम उसका गिरेबान पकड़ लो, तुम उसका गिरेबान। भाई मेरा क्या ताल्लुक? हाँ जी, मेरे वोट तुसी ठीक नहीं गिने, लिहाजा असी बाहर आकर जुतियां खाइए। कोई एक अवामी इशू, बिजली पे जमात इस्लामी की जो बाहर आई वो जाली, जमात इस्लामी तो हर तहरीक को गंदा करने के लिए आती है। ताकि जो है लोगों की स्टीम निकल जाए और कहीं रियल न बन जाए। बात यह है कि सियासत को आपने गली मोहल्ले खेत खलियान से निकाल के आप पहले ड्राइंग रूम में ले गए, फिर आप लंदन में ले गए। आपका आर्गुमेंट जो है कि वो अशराफिया वाले मामले के ऊपर है, बड़ा आप मुझे मैं 2 फिगर देकर अपनी बात बंद करता हूं। पाकिस्तान की अशराफिया $23 बिलियन में हम पालते हैं, यूएनडीपी की रिपोर्ट। ठीक। IMF की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, 15 से 20 बिलियन डॉलर के ठेकों में ये पैसे खा जाते हैं। 39 बिलियन डॉलर अगर आप ये बचा लें, इसका आधा भी बचा लें, क्या किसी पार्टी ने आके पावर में एजिटेट किया? कोई पॉलिटिकल इलेक्टरल इशू या अपनी तहरीक का इशू लेके आया कि भाई तुम्हारी एजुकेशन हमने छीन के तो दे दी है इनको प्राइवेट स्कूलों में, आर्टिकल 3
ए के मुताबिक 25A के मुताबिक आपको मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, आपका राइट है कि कोई पार्टी बात करती है इस पे मेरी वजह मैनू रिहा कर दे मैनू मिलन नहीं देंदे ओ भाई नहीं देंदे गलत करते ने मिलन देंदे पर मेरा थोड़े मिलन नाल मेरा इस आवाम दे आम आदमी दे अब आम आदमी का जो इशू है जाहिर है वो वहीं का वहीं है। बड़ा साहब मुझे की लड़ाई लड़ते रहे बड़ा साहब मुझे ये बताइए कि हमने कि 14 इंसान या वो मासूम बच्चे हैं उनकी जान चली गई है। कल हम सारा दिन वहां रिपोर्ट भी करते रहे, इवन वजीर सेहत की मौजूदगी में सवाल किया। आज भी उस अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अखलाकी तौर पे भी इस्तीफा नहीं दिया। चले हम छोड़ देते हैं वजीर सेहत को, हम छोड़ देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब मुझे ये बताइए कि एक वाकया होता है उसमें 14 खानदानों के मुस्तकबिल जो है वो बगैर किसी वजह के वो गए थे, उनके घर में खुशियां थी, वो कोहराम में वो तब्दील हो गई हैं। इसका कोई जिम्मेदार नहीं, किसी शख्स में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, अखलाकी ताकत नहीं, कम से कम ये कहे कि भाई मैं कसूरवार हूं, चले मैं घर चला जाता हूं, मैं अपने आप का सामना नहीं कर पा रहा। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर कोई कमेटी खेल रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं साहब, आपको याद होगा जब लाहौर में ये राना साहब जिस वाक़े का हवाला दे रहे हैं, तो उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने वो बच्ची और जो माँ वाला वाकया हुआ था, उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने लाइव दिखाया कि उन्होंने अफसरान से जो बात की एयरपोर्ट पे जी वो लाइव उन्होंने इजलास किया और वो दिखाया जी। उसके बाद वहां पे चीफ सेक्रेटरी, वहां पे बाकी लोग मौजूद थे, एक बंदा मौजूद था उसी कमरे में, उसी इजलास में उसके जिम्मेदारान मौजूद थे। कोई एक शख्स वहां पर किसी ने उठकर ये नहीं, अफसर ने कहा था कि मैडम वजीर आला ये मेरी गलती थी या ये मेरे उसके अंडर आती थी, मेरी उसके अंडर थी, मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि ये वाकया पेश आया है। सर बात यह है कि उसी रात मैंने एक अफसर से बात की थी, उसने कहा वहां पर रात गई बात गई। अब किसी ने उस वाक़े को याद भी नहीं रखना, आप लोगों ने भी 1-2 दिन तबसरे करने और बाद में भूल जाना है और उसकी बात दुरुस्त साबित हुई। उसके 2-4 दिन बाद हमारे पास कोई नया मौजू था। आप ज्यादा दूर ना जाएं, 7 महीने पहले 6 महीने पहले गुल प्लाजा में आग लगी जी। 77 लोग तकरीबन वहां पर झुलस गए। वो मार्केट में आए थे, कोई शॉपिंग करने आया हुआ था, कोई किस तरह आया हुआ था। उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रांसमिशंस की, हम लोगों ने एहतजाज किया, वहां पर लोग आए, MKM ने सिंध हुकूमत पे डाली, सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी पे डाली, जमात इस्लामी ने फलां पे डाले। एक इंक्वायरी कमीशन बना, ठीक, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी। अब आपने मुलाहिजा करना ये जो कमेटियां बनती करती क्या हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें यह था कि भाई ये किसकी गफलत है, ये अप्रूवल किसने किया था, ये वाकया क्यों पेश आया, जिम्मेदार कौन है। ठीक, वो रिपोर्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास आई और उनको इख्तियार दिया गया कि आपने इसे पब्लिक करना है या नहीं करना। डॉक्टर फारूक सत्तार MKM के एक रहनुमा है, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से एक दरखास्त की कि ये रिपोर्ट पब्लिक करें। ठीक, उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट अभी तहकीकात चल रही है, यानी आपने मुलाहिजा करना है कि ये बात जुलाई की हो रही है, अप्रैल में रिपोर्ट जमा हुई है, जनवरी में वाकया पेश आया है, आपने 77 अफराद के लवाहिकीन को पैसे दिए और उन्होंने कहा कि बस आप चुप कर जाएं, हमने आपको नहीं बताना कि आपका जो रिश्तेदार है, आपका कोई भाई था, बहन थी, आपके वालिद थे, वो एक प्लाजे में शॉपिंग करने गए, बुनियादी हकूक था, उनका हक था, उनका आपने जान ले ली। कोई गवर्नमेंट, कोई बंदा, कोई प्राइवेट शख्स, कोई जिम्मेदार नहीं निकला। वो आज तक पब्लिक नहीं हुई रिपोर्ट। ये 5-6 माह पहले पेश आने वाला वाकया है जिसकी मैं आपके सामने तफसील रख रहा हूँ। आप मुझे ये 14 बच्चों की बात बता रही हैं, मेरे दुख का आप क्या करेंगे। जब यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है, वही होना है जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कमेटी बनी थी तो जो हुआ था। जो जितने वाकयात पे कमेटियां बनती हैं पाकिस्तान में, आप किसी आम आदमी के पास जाए, उससे पूछें वजीर आला ने, गवर्नर ने, फलाने ने कमेटी बना दी है, वो आपको पहले इसका नतीजा बता देगा। आप मुझे बता दें, इनमें से कोई बता दे गुल प्लाजा में जो 77 लोग जो हैं वो जुलस गए थे, उनका जिम्मेदार कौन है, कौन सी कोई पार्टी है, कोई अफसर है, कोई प्राइवेट आदमी है। अगर आप उमर दराज गोंदल साहब आप मुझे बता दें, राना साहब बता दें, काई साहब बता दें, कोई बंदा बता दे, किसी एक वाक्य का बता दे पिछले 4 माह के अंदर पेश है,
और ये 14 बच्चों का भी आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। मैंने एक वो लेडी डॉक्टर देखी है, उन्होंने कहा जी मैं 24-24 घंटे काम करती हूँ। एक ये डायरेक्टर साहब आए थे, उनके भी आपने बयान सुन लिए। जी। एक सेक्रेटरी साहब को इजाफी चार्ज दिया गया, उन्होंने वहां पे तंबू लगा टेंट दिए लगा लिया उन्होंने। और वो कह रहे हैं मैं यहाँ बैठ के सुना करूंगा। तो ये सारी रंगबाजी है, जितनी मर्जी कर लें आप। ये कमेटी खेलते रहो, मौजे उड़ाते रहो। इनको एक एक अफसर को 4-4, 5-5 बोर्ड्स में जाने के जो पैसे मिलते हैं, वो आप और मैं 24 घंटे में पूरा महीना लगा के नहीं कमाते। आप इन सब के चेक कर लें, 5-5, 7-7 गाड़ियां इनके घर पे खड़ी हैं। किसी को डायरेक्टर बनाया हुआ है, किसी को सेक्रेटरी बनाया हुआ है, किसी को कुछ बनाया हुआ है। सिस्टम में उन्हें पता है कि सिस्टम के हम बेनिफिशियरी हैं, सिस्टम के जिन्होंने हमसे बेनिफिशियरी। पूछा। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। राणा साहब, ये जो सिस्टम कोलैप्स की बातें होती रहीं और नए इंतजामी यूनिट्स की बातें होती रही, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी सरे फहरिस्त हैं और मोहसिन नकवी साहब भी हैं। तो इस्लामाबाद भी, कल मैंने ये सवाल इवन तलाल चौधरी साहब के सामने रखा कि इस्लामाबाद भी तो एक छोटा सा इंतजामी यूनिट है, 27 किलोमीटर का शहर है, 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, उनमें से एक पिम्स है। आप समझते हैं अगर इस्लामाबाद वाले मॉडल को सामने रखा जाए, हमारा मसला इंतजामी यूनिट्स हैं या हमारा मसला वो जो गवर्नेंस की बात हो रही है और वाकई ही किसी ना किसी लेवल पे अकाउंटेबिलिटी है? अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं हो गई। जो फरूख शहबाज बड़ाइश भी बात करें कि कोई एक बंदा, वो 14वें ग्रेड का है, वो 22वें ग्रेड का है, वो नहीं हटाया जाएगा, बस कमेटी खेलनी है। देखें, ना ये इंतजामी यूनिट्स का मसला है, ना गवर्नेंस का मसला है, यह है इक्तिदार का मसला। ये वो खुजली है जो हमें कुछ अरसे बाद होना शुरू हो जाती है। अच्छा। हमारे सिस्टम में एक वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, के बाद ये खुजली बढ़ती है और कोई ना कोई शक्ल इख्तियार कर लेती है। अदरवाइज अगर निज़ामों के बदलने की ख्वाहिशों से सारी चीजें ठीक होनी होती तो पिछले 80 साल में हमने बहुत सारे तजर्बे करके देखे। जिस दिन हमने अवाम को इज्जत दे दी, उस दिन शायद माहौल बदल जाए, और जिस दिन अवाम के वोट को इज्जत मिल गई, उस दिन शायद माहौल बदल जाए। ठीक। अगर आपने अवाम के मैंडेट को रखना है अपने जूतियों के नीचे और आप 100 निज़ाम बदलते रहें, तो ये एक ऐसा लाशा है, एक ऐसी मैयत है जिसको आप उठा के चलते रहें, 200 साल चलते रहें, इस मैयत में जिंदगी नहीं पैदा होगी। ठीक। जब तक आप इंसानी हकूक और इंसान की इज्जत को नहीं बहाल करेंगे इस मुल्क के अंदर, इस मुआशरे के अंदर, आप 100 निज़ाम लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो आप निज़ाम लेके आ रहे हैं या लाना चाहते हैं या लाएंगे या लाया जा सकता है, वो भी तो अवामी उमंगों के मुताबिक तो नहीं होना है, या अवाम की ख्वाहिश पे तो नहीं होगा ना कोई चीज। अवाम ने तो जो ख्वाहिश का इजहार किया वो तो हम मानते ही नहीं है। तो फिर जिस दिन अवाम की सुपरमेसी होगी, मैं देखूंगा कि एक बच्चा भी अगर क्या कहते हैं गफलत से मर जाएगा और उसका जिम्मेदार बच जाएगा। जिस दिन अवाम की सुपरमेसी होगी, अवाम के हाथ में ही कुछ नहीं है ना भाई। अवाम के बच्चे ऑक्सीजन मिलने से मर जाएं, जल के मर जाएं। ये लाहौर में 2 औरतें एक रात के अंदर थाने में मर गई, क्या हुआ उस पर? कोई अभी तक आपने कुछ सुना इस पे? इतना बड़ा वाकया है ये। अगर किसी मुहज्जिम मुआशरे में, काजी साहब से बात करें इस पे, फारूक से पूछें, किसी मुहज्जिम मुआशरे में थाने के अंदर जो जाए पना होती है, वहां जाके दौड़ते एक रात में दोनों मर जाए और सन्नाटा हो जाए कब्रिस्तान की तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी लाश उठा के चल रहे हैं जो मर चुकी है, लेकिन हम उसे ये मानने पे तैयार नहीं है कि ये मर चुकी है। हम उसको कंधों पे उठा के चले जा रहे, चले जाए, उसको चलाना चाहते हैं। काजी साहब, ये इस्लामाबाद की बात करें तो वो जो इंतजामी यूनिट वाली मिसाल है, वो उसको हम प्रैक्टिस कर सकते थे कि वफाकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद चलाना है। अगर अमली तौर पे देखें, इस शहर के अंदर भी इस वक्त भी बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है। जो राना साहब बात कर रहे हैं कि अवाम की उमंगों का कोई उसमें इदारा मौजूद हो या लोग कम से कम अपनी विल का इजहार कर पाएं, तो अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछे तो वो बहुत बेहतर अंदाज में बताएंगे कराची तबाह क्यों हो गया है। लेकिन जब इस्लामाबाद की बारी आएगी तो वो यही कहेंगे, जी मैंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। देखिए, पहली बात तो ये असूली तौर पर ठीक है राना साहब की कि मैंडेट इक़्तिदार में जो रिफ्लेक्ट होता है मैंडेट वो होना चाहिए। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसमें भी ये जो सिस्टम है जिसे आप सरमायादाराना जमहूरियत कहते हैं, तो हर जगह पे जूतियां तारीख मार रही है, उसको अमेरिका हो या कहीं भी हो। एक भी नॉन मिलियनर नहीं है यूएस कांग्रेस में और सेनेट में। ठीक। वो जो ऊपर बैठते हैं, वो ऊपर जो स्टेट हैज बिकम अ कमेटी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द रिच एंड माइटी,
जिसने कहा था, ठीक कहा था तारीख में। क्या किसी 5 करोड़ मजदूर हैं, अगर 5-4 बंदे उनके घर में रहते हैं तो 20 करोड़ मजदूरों का कोई एक नुमाइंदा असेंबली में पहुंचता है या पहुंचेगा या इलेक्शन लड़ सकता है? वो नहीं। सरमाए में जाके जो बड़े सरमाए के मफादात हैं, मालियाती मफादात, उनका टकराव होता है। इधर इमरान खान के पीछे जो है वो तरीन खान बैठते हैं, अलीम खान बैठते हैं, 4-5 सरमाएदार उधर बैठ जाते हैं। तो फिर बाद कहते ने यार तू साड़ी जमानत नहीं कराई। और इमरान जब जमानत नहीं कराता या कहते यार, क्योंकि वो उसको नाइव आदमी था, पता नहीं था कि सरमाएदाराना जमहूरियत चलती कैसे है। उन्होंने यार कमाल है, सर जहाज सारा इस्तेमाल करे सी ते सानू नैब जानी नहीं छोड़ा साड़ी। और भाई ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आम आदमी को वोट सीधे गिन लो, पुट्ठे गिन लो। सही। जब तक एक 1973 का एक बजट था जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था, जिसमें 43% ऑफ द बजट वाज एलोकेटेड, जो 73 के आइन के बाद जो आपको फ्री एजुकेशन, मैंने फ्री एजुकेशन ली है मास्टर्स तक, जुल्फकार अली भुट्टो के आइन ने मुझे दी थी। बात यह है कि आपकी सोच और किबला ही दुरुस्त नहीं है। वाशिंगटन कंसेंसस पे आप चलते हैं। मुझे ये बताएं, हफीज शेख कौन है? मेरा नुमाइंदा है। उसको किस पार्टी, पीपल्स पार्टी ने उसको अपना वजीर खजाना रखा, इमरान खान ने उसको अपना वजीर खजाना रखा। ठीक। मुझे ये बताएं, ये शौकत अजीज कौन था? इसका मेरे से मुझसे क्या रिश्ता है? और मैशत तो उठा के तुमने गोरों के पांव में रख दी। मेरी तकदीरें, मेरी किस्मत जो है उसको चेंज करके गोरों के आगे फेंक दिया। ठीक। इनकलाब मांग रही है कौम, तड़प रहे हैं लोग तब्दीली के लिए। यहाँ कौमी जमहूरी इनकलाब कोई नहीं मांग रहा। मैं स्टिल फिर ये कहता हूं, मत जाति करो, किसी का मैंडेट मत छीनो, गलत पर्चे करते हो, गलत कर रहे हो, हम उसके खिलाफ हैं। बट अगर आप हमें ये झांसा देना चाहते हैं कि ये इस रास्ते से हमें मंदिर नहीं, यहाँ पे आपको एक बड़ा इनकलाब करना पड़ेगा और वो माशी इनकलाब करना पड़ेगा। आपको यहाँ के कार्टल्स तोड़ने पड़ेंगे। जाहिर एक मसवाद जिसमें लोगों का जो स्टेक है वो हो। वड़ाई साहब, मुझे जरा आगे बढ़ना है इस डिबेट से। ये क्या हुआ कश्मीर वाले मामले के अंदर? शाह गुलाम कादिर तो बैठ के नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम साहबा के साथ जो रिजर्व सीट्स हैं उनके हवाले से इंटरव्यूज कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि देखो ये समझ आ रही है, अगर फैसले वो कर रहे थे, वजीर आजम वो हैं। फिर राजा फारूक हैदर भी थे। ये अचानक बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब कैसे वजीर आजम बन गए? ये वैसे ही तो नहीं हुआ जैसे नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के उम्मीदवार थे 8 फरवरी को और शहबाज शरीफ आ गए। तकरीबन हुआ तो इसी तरह ही है। यानी मेरा नहीं ख्याल कि शायद 2 से 3 दिन पहले ही शायद इल्म में आया हो जो सदर आजाद कश्मीर है मुस्लिम लीग नून के। वैसे तो उनको उस वक्त तक लाइल्म भी रखा गया, लेकिन उन्हें अंदाजा था। मुझे जो बताया गया वो ये है कि 2016 में भी नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो ये जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है इनको वज़ीर आज़म बनाए। यानी उन्होंने मुझे ये बात आसिफ करमानी साहब ने बताई थी कि उन्होंने उस वक्त उनसे पूछा था कि ये नाम कैसा है। तो थोड़ी सी उन्हें हैरानी भी हुई थी, लेकिन एक रवायत थी कि पार्टी का जो सदर होगा वही वज़ीर आज़म बनेगा, जो कि फारूक हैदर साहब और बाकी उस होता है। लेकिन ये इस दफा ऐसा नहीं हुआ। शायद इसके पीछे कुछ एक बात तो दुरुस्त है कि एक तरफ आप कहें कि वोट को इज्जत दो का नारा, और दूसरी तरफ आप एक शख्स जो हार गया उसे आपने उस सीट पे लाए और वज़ीर आज़म बना दिया। यानी एक आपने तरजीह दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने नून लीग के जराये से बात की और मैंने उन्हें पूछा, तो वहां से जब मैं बार बार इनका नाम लेता था, ये जो शाह गुलाम कादिर साहब हैं, तो आगे से मुझे कहा जाता था नहीं अब आपको, तो फिर हमें समझ आ जाती थी कि इसका मतलब है गिलानी साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। कहा जाता था नहीं हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन शाह गुलाम साहब के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जाता था। तो जिससे आप बड़े क्लियर हो जाते हैं। एक तरफ पूरे मीडिया में खबरें आ रही थी और एक तरफ पूरा उनको दिखाया जा रहा था, और दूसरी तरफ जब मैं बात करता था तो मुझे फिर मेरे ज़हन में आता था कि ये इसका मतलब है किसी उन्हीं को बनाने लगे हैं। गिलानी साहब के हवाले से क्लियर थे। शायद मेरा ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मशवरा दिया गया होगा, राय दी गई होगी, और नवाज शरीफ साहब खुद भी उनके जहन में ये गिलानी साहब पहले से थे, ये तो अब साबित हो गया ना। लेकिन साथ में ये हुआ कि इस वक्त जो हालात है वहां पे कोई एनर्जेटिक आदमी, कोई ऐसा आदमी जो चीजों को संभाल सके, क्योंकि एक नॉर्मल आजाद कश्मीर नहीं है इस इलेक्शन के बाद। अभी भी वहां पर मुकम्मल इंतखाबात नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि आप इसे माने या ना माने, वहां पर हुकूमत वफाक में किसी की भी हो, तो एक एस्टेब्लिशमेंट का वहां पर जो हालात है मारूजी,
वहां पर कंट्रोल जो है उनका मजबूत होता है वहां पे। वेरी और राइट। खास तौर पे जैक के बाद तो सूरत हाल लोगों के सामने है कि वहां पर चाहे आईजी पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, तो वो कहां से कंट्रोल हो रहे होते हैं। और आप इसका कह रहे हैं कि मारूजी हालात के तनाजुर में ही इस फैसले को देखना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, जरा मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। राना साहब, ये क्या हुआ? गिलानी साहब अवाम के पास गए, इलेक्शंस के अंदर अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, यानी अवाम ने नहीं जितवाया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको वजीर आजम नामजद कर दिया है, अब वो वहां पे वजीर आजम होंगे। ये कैसा फैसला है? देखिए, नवाज शरीफ साहब से 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो एक रवायत पसंद इंसान है और ये तो रिवायत तोड़ दी ना उन्होंने। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो और असूलों पे वो कभी सौदा नहीं करते। अच्छा। वो हमेशा थोड़ा हट के सौदा करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने अपनी रवायत को कायम रखा। अच्छा। वो खुद चूंकि टेक्नोक्रेट की सीट पे आए थे, इलेक्शन जीत के तो नहीं आए थे ना। नहीं, तो नवाज शरीफ हमारी सीट्स के अंदर तो सेनेट में टेक्नोक्रेट्स होते हैं, कौमी असेंबली में रिजर्व सीट होती है खवातीन की। मैं सुन लीजिए ना सर, मैं आज ये कर रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट को आप मतलब लेते हैं सिर्फ सेनेट के नाम पे। टेक्नोक्रेट उस माहिर को कहते हैं जो अपने शोबे का माहिर हो। ठीक है। और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के शोबे के माहिर तरीन आदमी। ठीक है। अगर उनसे किताब लिखवाई जाए कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, तो दुनिया की बेस्ट सेलर। उन्हें पता है कि इलेक्शन कैसे चुराया जाता है और सॉरी जीता जाता है। तो वो जाहिर है, जब उन्हें इस बात का पता है कि अवाम के वोट की मैटर नहीं करता, मैटर करता है ऊपर वालों के आशीर्वाद, तो फिर वो ऊपर वालों के आशीर्वाद के ही बंदे को वजीर आजम बनाएंगे। नहीं, अवाम को क्या मैसेज गया होगा? जिसको अवाम ने नहीं जितवाया वो वजीर आजम बनेगा, तो उसका इंप्रेशन क्या होगा? कोई इंप्रेशन क्या, शहबाज शरीफ के बनने से कौन सा इंप्रेशन खराब हो गया? मरियम साहिबा के बनने से कौन सा इंप्रेशन खराब हो गया, जिनका सबको पता है कि नहीं जीते? तो उनका क्या इंप्रेशन खराब हो गया? भाई ये पाकिस्तान है। आपको काजी साहब को और क्या नाम फारूक को ना कहीं ऐसे मुल्क चले जाना चाहिए जहां पे बड़ी इखलाकियात जो है ना कोमालिया के ऊपर डांस करती नजर आए। आप यहाँ पे ना वो इखलाकी दर्स तलाश कर रहे होते हैं कि जैसे हम तो एक दुनिया की ऐसी महज़िब कौम है जहां पे इखलाक के बगैर कोई चीज हिल नहीं सकती। और भाई इस मुल्क के अंदर जो जितना बेखलाक होगा उतना कामयाब होगा। 22 लाख आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। वो तो सेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा रहेगा, किसी गाड़ी ने नहीं रुकना। आप वो इखलाक तलाश कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की पिछले 50-60 साल की सियासत यही है। और क्या है उनकी सियासत? कब उन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर यकीन किया है? हमेशा इदारों के सर के ऊपर आके उन्होंने हुकूमतें की हैं। कभी वो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट, कभी पंजाबी अदलिया की एस्टेब्लिशमेंट, उनके सर के ऊपर हमेशा उन्होंने दंदन किए। अवाम के सर पे कब किए? बेनजीर भुट्टो जीतती है नेशनल इलेक्शन, अगले दिन उन्हें पूरे पंजाब का इलेक्शन जितवा दिया जाता है और उस पर फख्र कर रहे होते हैं। तो अब अगर उन्होंने कोई ऐसा कर दिया तो कोई नहीं यार, गुंजाइश दें, भूल चूक लेन देन होती रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं काजी साहब आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे के ऊपर कि ठीक है, इसके ऊपर आइन उनका नहीं रोकता, जिस तरह से कहा भी यही जा रहा है, लेकिन एक शख्स जो जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था वो नहीं जीत पाया। जब वो नहीं जीत पाया तो उसको टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर वजीर आजम जब बनाया जाएगा, तो जिस तरह वड़ाई साहब बात कर रहे थे कि वहां पे कुछ ऐसा गैर मामूली हालात हैं, तो गैर मामूली हालात पे तो गैर मामूली फैसला किया जाता है कि जिससे मसला उलझना नहीं चाहिए, सुलझना चाहिए। तो ये नून लीग का फैसला कैसे है? क्योंकि कल पता चला कि इख्तलाफ आया है, फिर आज मरियम औरंगजेब साहबा ने खुद इसका ट्वीट करके बताया कि नवाज शरीफ साहब ने उनको नामजद किया है। ये जो भी गिलानी साहब बने हैं, हाँ। इनको छोड़ के कौन सा स्टेट्समैन और हेनरी किसिंजर है पीटीआई में? मुझे एक बात बताएं ना, जिस मर्जी को बिठा दें, जहां फैसले होने हैं, जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने कंट्रोल करना है वो कंट्रोल कर लेंगे। तो जिस काम लिए भेजे, अब जाओ बैठो, तशरीफ रखें, झंडा लगाएं, इधर गाड़ी ले जाएं, उधर से गाड़ी वापस ले आए। समझ रहे हैं मेरी बात आप? पहली बात ये मुझे ये बताएं ना कि कौन क्या क्या है आपके पास। यानी मैं अभी एक और जगह बैठा था जिस मुल्क में जो पार्लिमान है वो अपनी लेजिस्लेशन से अपने विंग्स क्लिप कर रही हो। ठीक। अब मुझे बताएं ना क्या है, और फिर कौन सी? मैं बिल्कुल वाजे हूं। ये अभी जो प्यू की सर्वे आया है, 12% मुल्कों में वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत सेमलस ऑफ डेमोक्रेसी है, बाकी खेल फारे हो गए। मेरा एक प्रॉब्लम है कि सियासत में कोई पार्टी भी हार्ड कोर इश्यूज 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जितना बचा हुआ है, आर्टिकल 3 है, 38D है, 25A है, वो यार लोगों के राइट्स हैं।
ठीक आईन पाकिस्तान लिखता है कि अगर आप इन्फर्मिटी हो, आप बूढ़े हो जाए, रियासत ख्याल रखेगी, रखती है। ठीक। आपका जो हाउसिंग की पॉलिसी पहले था, पहला 5 साल, दूसरा 5 साल, हाउसिंग 2.5 मरले का, 1.5 मरले का, एक जो है, और यार एक दवाई की डोज जो है ड्रीम बन गई है, एक नाइटमेयर बन गया है आपका, एक लीटर पेट्रोल, आपका एक जो ये बिजली का जो यूनिट है वो एक खौफ की अलामत बन गया इस मुल्क के 80% लोगों के लिए। कहां बैठ के सियासत कर रहे हो आप? जाओ नीचे किसी को, बंदे को कैमरा भेजे, यार तेन कितने सूबे चाहिए ने, उन्हें जुती ला लेनी है को। आम आदमी क्या है, को कहता है यार 1000 रुपए दिन में कमाता हूं, 400 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 200 रुपए के बच्चे का दूध भी अगर एक, मुझे ये बात कही बकायदा एक पंप पे जब हमें गाड़ी वॉश करवा रहा था, एक मेहनतकश मुझे पहचान गया और उसने कहा यार काजी साहब 1000 रुपया मेरी आमदन है, तो 400 रुपया पेट्रोल पे लगता है, 300 रुपए के बच्चे का दूध है, 10 मैं किधर जावा? असि की सियासत करते फिरते हैं यार। सर अवाम के इशूज वो जिसका आप हवाला दे रहे हैं। मैं आखिर में वड़ाई साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 3 कैदियों की एक दरखास्त आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो कहते हैं देखिए आप खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, हमें भी शिफ्ट करें। अब हफ्ते के अंदर अंदर दरखास्त के ऊपर हेयरिंग हो जाती है, अदालत आज फैसला महफूज कर लेती है। कोर्ट रिपोर्टर्स का ख्याल यह है कि 199 की रिट है तो ये तो आईनी अदालत में जाएगी। तो खान साहब के हवाले से फिर एक बार फिर हम ये समझें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या अस्पताल मुंतकिली वाले मामलात हैं शायद वैसा ना हो जैसा पीटीआई सोच रही है। जी मेरा भी ये ख्याल है। मैं ये जो उससे पहले कोर्ट का ऑर्डर था उसके बाद कुछ सिचुएशन बदली है जो मेरी मालूमात है, और फिर उसके ऊपर ही मैं तजिया दे पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इतना ही मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह का ऑर्डर खान साहब को मिला था शायद उस तरह का ऑर्डर दोबारा अभी चंद अरसे के लिए उनके लिए कोई मुमकिन ना होगा, ऐसी कोई चीज। और फिर अगर एक सूरत हाल ये भी तैयार की गई है कि अगर ऐसा कुछ हो भी तो फिर उसका अंजाम यही होगा कि उस पर अमल दरामद उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से पहले हुआ, और उसकी फिर तावीलात हुकूमती वजीर काफी हैं इसके देने के लिए कि भाई क्यों नहीं किया गया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। वैसे तो मैं खुद जाती तौर पे मेरी राय है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वहां ले जाने में कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत पुरुमीद है। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है, अगले चंद महीनों में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उमर साहब, लेकिन एक चीज मैं कह दूं, जी राना और कि ये जो तौहीन अदालत की दरखास्त है ना, हाँ। अगर ये तीनों दरखास्तें जो कैदियों ने दी हैं ये उधर चली भी जाती हैं तब भी तौहीन अदालत की दरखास्त जो है ना वो रहेगी, और उसके ऊपर समाअत हुई तो वो आईनी अदालत बचा नहीं सकती है। तौहीन अदालत बरकरार रहेगी लेकिन मेन दरखास्त के ऊपर तो बुला सकते हैं। चलें ठीक हो गया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पर तीनों मौजूद मेहमानों का, इसार राना, काजी सईद साहब का और फारूक शहबाज बड़ाई साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू और उनके तरजीह सुने हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।